तो बच्चों अब हम लेके आते हैं डाइफेनिल एथिलीन जैसे ओलिफेनिक यौगिकों के साथ क्रिया 5 नंबर, यानी कि ओलिफेनिक यौगिकों के साथ क्रिया। ओलिफेनिक यौगिकों जैसे डाइफेनिल एथिलीन। के साथ क्रिया। अब देखिए इसकी क्रिया हम एक्सप्लेन करते हैं। हम लेते हैं ब्यूटिल लिथियम, और ये रहा अपना ब्यूटिल लिथियम C4H9Li नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम। और डाइफेनिल लिथियम, देखिए डाइफेनिल, फेनिल को PS से बता दिया हमने, C डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं डाइफेनिल लिथियम, डाइफेनिल एथिलीन। और इसकी रिएक्शन जैसे हम करवाएंगे तो ये लिथियम और ब्यूटिल है वो दोनों तरफ ऐड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। और देखिए कैसे ऐड होना है, ये C यहाँ से एक Li ऐड होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये बन जाएगा C4H9 यहाँ ऐड होगा। और आप देखिए आपने C4H9 को ऐड कर दिया और यहाँ क्या थी, ये CH2 थी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर? तो ये आपके पास एक नया कार्बोधात्विक यौगिक का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये योगात्मक उत्पाद बना है। योग किया है आपने केवल ब्यूटिल लिथियम का। और 6 नंबर पर हम लेते हैं आणविक क्लोराइडों के साथ क्रिया। 6 नंबर पर हम ले रहे हैं आणविक क्लोराइडों के साथ क्रिया। अब आणविक क्लोराइडो में हम ले लेते हैं BCl3। आणविक क्लोराइडो में हम लेते हैं BCl3 के साथ क्रिया। अब आप सबको पता है कि BCl3 में 3 शेल होते हैं, तो हमको ब्यूटिल लिथियम में भी 3 ही मोल लेने पड़ेंगे। और यह, अब देखिए यह क्रिया पर ट्राई ब्यूटिल बोरोन का निर्माण करता है। यह क्रिया पर ट्राई ब्यूटिल बोरोन का निर्माण करता है। तो देखिए बल्कि कि हम ब्यूटिल लिथियम ले रहे हैं 3 मोल C4H9Li, उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं BCl3 से। और जैसे हम BCl3 से रिएक्शन करेंगे तो C4H9 जो Li है उसके 3 मोल और ये B के साथ जुड़ जाएंगे, और 3 मोल LiCl के यहाँ से निकल जाएंगे आणविक क्लोराइडों के साथ। इस तरीके से यहाँ क्रिया हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट जो इसमें रिएक्शन है जो अक्सर आती रहती है वह है टेट्रामेथिल एथिलीन डाइएमीन के साथ क्रिया। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आया हुआ है, TMED के नाम से प्रसिद्ध है। टेट्रामेथिल एथिलीन, टेट्रामेथिल एथिलीन डाइएमीन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे TMED। TMED के साथ क्रिया। अब जब ये क्रिया करेंगे तो यह TMED के साथ कौन सा योगात्मक उत्पाद देगा, तो यह एल्किल लिथियम के साथ एल्किल लिथियम। अनुराग, ये जो आप बीच में डिस्कशन ये कर रहे हो डिस्टर्ब, बेटा ये मत करो। यह एल्किल लिथियम के साथ योगात्मक उत्पाद बनाता है। किसके साथ? एल्किल लिथियम के साथ। अब रिएक्शन से हम समझेंगे
जैसे मैंने कहा एल्किल लिथियम में मैंने ये ब्यूटिल लिथियम ले लिया और मैंने इसकी रिएक्शन TMED से करवा दी, टेट्रा मेथिल एथिलीन डाइएमीन, TMED से करवा दी। तो इसमें योगात्मक उत्पाद किससे बनेगा? C4H9Li डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा? TMED से जुड़ जाएगा। और ये जो बना हुआ उत्पाद है ये किसी बेंजीन से रिएक्शन करेगा, तो C4H9Li जो TMED ये योगोत्पाद बना है ये बेंजीन से रिएक्शन करेगा C6H6 से, तो ये C4H9 को एक हाइड्रोजन दे देगा और बन जाएगा C6H5 और LiTMED का निर्माण कर देगा ये। और यहाँ से C4H10 ब्यूटेन यानी कि यहाँ से बाहर हो जाएगा, C4H10 ब्यूटेन यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसके आगे की रिएक्शन मैं बताता हूँ अगले पेज में, यहाँ लिख लिया आपने सभी ने? यहाँ तक नोट कर लिया तो बताइएगा। हाँ सर। अब आप यहाँ पर एथिल से रिएक्शन करेंगी, किसी एथीन से रिएक्शन करेंगे, तो देखिए जो आपके पास एरोमेटिक वाला C6H5Li TMED था ये रिएक्ट करेगा किससे? नॉर्मल एथिलीन से या एथेन से, C2H4 से, और ये C2H4 इस C6H5 के बीच में और लिथियम के बीच में इस तरीके से N मोल के रूप में यहाँ पर सेट हो जाएगा और लिथियम TMED इसके बाद में आएगा। तो LiTMED ये जो बना है और ये जो बनने वाला है ये वापस बेंजीन से रिएक्शन करेगा, यानी कि C6H5 C2H4 का होल N LiTMED की रिएक्शन यदि मैं बेंजीन से करवा दूं वापिस से, तो यहाँ पर इसका विभाजन हो जाएगा, यानी कि एक तो बन जाएगा C6H5Li LiTMED, यानी कि एक तो एरोमेटिक वाला जुड़ गया और एक C6H5 के साथ C2H4 का होल N C6H5 बन गया। तो इस तरीके से दो डिवीजन हो गया। ये C6H6 ने क्या कर दिया, एक तो C6H6 या LiTMED के साथ जुड़ जाएगा और ये एक LiC6 जो होगा वह C6H5 C2H4 का होल N के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन होती है जहाँ TMED जो मैंने बताया आपको टेट्रामेथिलीन एथिलीन डाइएमीन होती है। तो आप सबको पता है कि एथिलीन डाइमीन का फॉर्मूला होता था CH2CH2N यहाँ दो वैलेंसी फ्री। अगर इन पर टेट्रामेथिल जोड़ दूं ऐसे CH3CH3 तो ये सूत्र हो जाएगा टेट्रामेथिलीन एथिलीन डाइएमीन का, टेट्रामेथिल एथिलीन डाइएमीन का ये सूत्र हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? तो इसमें जो एल्किल लिथियम होती है, नोट डाल के यहाँ लिखना है, एक नोट लिखना है, एल्किल लिथियम एल्किल लिथियम की उपस्थिति में संयुग्मित डाइइनो कॉन्जुगेटेड डाइइनो का भी बहुलकीकरण होकर कृत्रिम रबड़ बनता है। क्या बनता है? या कृत्रिम रबड़ बनाता है। एग्जाम्पल आइसोप्रीन, सुना होगा आपने नाम पहले, आइसोप्रीन एल्किल लिथियम एल्किल लिथियम की उपस्थिति में बहुलीकृत होकर हेविया रबर, सुना होगा आपने नाम हेविया रबर या गट्ठा पर्चा बनाती है। जब आप बहुलक वाला चैप्टर पढ़ते हो तब ये नाम आता है।
गट्टा पर्चा बनाती है। तो समपक्ष पोली 1,4 आइसोप्रीन होती है और एक विपक्ष 1,4 पोली आइसोप्रीन होती है। तो हम आपको बताते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन होती है। ये इसका सूत्र होता है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन का सूत्र है, इसको आइसोप्रीन कहेंगे। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। इसका नाम 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन है। अगर आप इसकी RLI से पेंटेन की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ समपक्ष पोली आइसोप्रीन बनता है। समपक्ष कैसे है, इसमें आप अभी समझेंगे समपक्ष कैसे है। कि दोनों CH2 जो है सेम साइड है, ये वाला CH2, ये CH2, ये सेम साइड है। तो इसका समपक्ष वाले का तो नाम हेवियर रबड़ आता है, हेवियर रबड़, जो कि समपक्ष पोली 1,4 आइसोप्रीन होता है। इसका नाम पूरा होता है समपक्ष पोली 1,4 आइसोप्रीन। पोली को आप चाहे तो इसके साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दे इसकी आइसोप्रीन की, इस आइसोप्रीन की ईथर की उपस्थिति में RLI से रिएक्शन करवाते हैं। जैसे यहाँ तो पेंटेन की उपस्थिति में था ऊपर वाले में, तो और इसमें ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देते तो विपक्ष वाला आपका गट्टा पर्चा बनता है। ये म्यूट कर लें। ये विपक्ष वाला गट्टा पर्चा बनता है, इसका नाम है गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा जो कि विपक्ष पोली 1,4 आइसोप्रीन होता है। पोली को आप आइसोप्रीन के आगे भी लगा सकते हैं, 1,4 पोली आइसोप्रीन बोल सकते हैं। गट्टा पर्चा, ये दो नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे। क्लियर? यहाँ तक नोट कर ले तो आप बता दीजिएगा। हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। अब तक हम कितने रिएक्शन पढ़ चुके हैं? 7। पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़े। यस बोले। हाँ जी बच्चों बताइए। चलो 8वें नंबर की रिएक्शन हम लेके आ रहे हैं, और 8वें नंबर की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्किल या एरिल लिथियम के हैलाइड के साथ। एल्किल या एरिल लिथियम के हैलाइडों के साथ, यानी कि हम 8वें नंबर की रिएक्शन करवा रहे हैं एल्किल या एरिल लिथियम की LiCl डाईएथिल जिंक या अन्य कार्बधातुक यौगिक के साथ क्रिया, या अन्य कार्बधात्विक यौगिक के साथ क्रिया। तो ये क्रिया पर संकुल यौगिक बनाते हैं। इन तीनों के साथ क्रिया पर क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक। ये क्रिया पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक बनाते हैं। तो रिएक्शन करते हैं हम। तो हम एक कार्बधातुक यौगिक ले रहे हैं
एक ही टाइप का अलग अलग टाइप के ले सकते हैं, जैसे हमने C2H5Li ले लिया और इसकी रिएक्शन डाइएथिल जिंक से करवा दी पहले, C2H5 का होल ट्वाइस Zn। तो इसने जो कॉम्प्लेक्स बनाया वो बनाया लिथियम के साथ बड़े कोष्टक में जिंक और 3 एथिल ले लिया, यानी कि लिथियम ट्राई एथिल जिंकेट। लिथियम ट्राई एथिल जिंकेट ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे ही हमने रिएक्शन करवाई एथिल लिथियम की रिएक्शन लिथियम ब्रोमाइड से। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स जो बना लिथियम के साथ हम ले लेते हैं, लिथियम को बाहर ले लेते हैं और लिथियम को अंदर ले लेते हैं और उसके साथ एक तो एथिल जोड़ देते हैं, एक ब्रोमाइड जोड़ देते हैं। एक कॉम्प्लेक्स ये बना सकते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स है फेनिल लिथियम के साथ। फेनिल लिथियम के साथ हमने यहाँ पर अन्य कार्बोधातु यौगिक एक जोड़ लिया, डाइफेनिल मैग्नीशियम ले लिया, डाइफेनिल मैग्नीशियम ले लिया और इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा Li2 और Mg को हम इंटरनल ले लेंगे और फेनिल जो है हमारे पास कितने हो गए 3, C6H5 का 3 नहीं 4 हो गए, 2 इसके 4 हो गए। तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स का हम यहाँ निर्माण करेंगे इस तरीके से। तो ये सब इसकी क्या थी, केमिकल रिएक्शंस थी। और अब हम बात करेंगे इसकी संरचना की। क्या बात करेंगे, संरचना। अगला जो टॉपिक है ये केमिकल रिएक्शन थी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं संरचना। और इसकी संरचना इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी भी जाती है। और इसके अणु अधिकांशतया घनीय और चतुष्फल की ज्यामिति में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो एल्किल लिथियम के जितने भी अणु होते हैं, एल्किल लिथियम के अणु, एल्किल लिथियम के अणु अधिकांशतः संगुणित अवस्था में रहते हैं। संगुणित अवस्था में रहते हैं। एग्जाम्पल, मेथिल लिथियम की संरचना, मेथिल लिथियम की संरचना एक चतुष्फलक टेट्राहेड्रल, एक चतुष्फलक यानी कि CH3Li का होल 4 के रूप में होती है, के रूप में होती है, जिसमें चारों लिथियम, जिसमें चारों लिथियम परमाणु परस्पर परस्पर एक चतुष्फलकीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं, एक चतुष्फलकीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। अब इसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां तक पहले नोट कर लीजिए आप सभी। यस, यहां तक नोट कर लिया हो तो बताएं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं अपन।
देखिए ये एक घन के रूप में मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और इसमें देखिए 4 कोनों पर अल्टरनेट ऑर्डर में लिथियम आएगा। जैसे एक लिथियम मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पर मैंने Li ले लिया, तो फिर एक Li यहाँ आएगा, फिर एक Li यहाँ आएगा और एक Li यहाँ आएगा, ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में। तो फिर यहाँ कार्बन आ जाएगा, यहाँ कार्बन आ जाएगा, यहाँ कार्बन आ जाएगा, यहाँ कार्बन आ जाएगा। अगर इन सबको मिलाते हो, जैसे आप लिथियम लिथियम को मिलाओ, एक लिथियम ये, एक लिथियम ये, 2 3 4, इनको आप मिला दीजिए। एक दूसरे से सबको मिलाइए ऐसे। तो ये चतुष्फलकीय संरचना बनी। जैसे आपने लिथियम को मिलाया, ऐसे आप कार्बन को मिला सकते हैं, ऐसे आप कार्बन को मिला सकते हैं। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। लेकिन इसको डेट डेज करके मिलाना। देखिए कैसे, जिससे लाइनें दिखे आपको। ये चारों कार्बन है, ये चतुष्फल की ज्योमेट्री में होगी। तो ये मेथिल लिथियम की संरचना होगी, CH3 Li का होल 4 की संरचना। ड्रॉ कर लीजिए संरचना। और आप बना ले तो बता दीजिएगा कि बन गई सर, बता देना। अब इस कार्ब लिथियम का हम उपयोग पढ़ेंगे और ये पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड का समाप्त हो जाएगा। और कल से हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड अगले पैराग्राफ में। ओके, चलिए तो अब इसके हम पढ़ लेते हैं उपयोग। देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इसका हम उपयोग पढ़ेंगे, तो हम वन बाय वन कर उपयोग पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट जो उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है एथिलीन के बहुलीकरण में उत्प्रेरकों के रूप में। तो पहला उपयोग लिख लेंगे सभी, एथिलीन के बहुलकीकरण में, बहुलकीकरण में उत्प्रेरकों के रूप में, पहला यूज हो गया इसका। ऐसे ही हम इसका दूसरा यूज करेंगे, वो भी बहुलकीकरण में ही है, ब्यूटिल लिथियम, ब्यूटिल लिथियम व टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 को ब्यूटिलीन के बहुलकीकरण में, ब्यूटिलीन के
बहुलकीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये इसका सेकंड यूजेज हो गया। अगर हम तीसरा यूज करें तो वाइनिल क्लोराइड के अत्यंत क्रिस्टलीय बहुलकों का निर्माण, अत्यंत क्रिस्टलीय बहुलकों का निर्माण भी ब्यूटिल लिथियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो ये तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर का करें हम तो सल्फोनेटो के निर्माण में ब्यूटिल लिथियम का उपयोग किया जाता है। ब्यूटिल लिथियम का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। फिफ्थ देखे तो ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण में ब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण में पेंटामेथिलीन डाइलिथियम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। 6 नंबर पे लिथियम मेथिल बोरोहाइड्राइड पॉलीवाइनिल क्लोराइड के निर्माण में लिथियम मेथिल बोरोहाइड्राइड एवं टेट्रामेथिल लिथियम उत्प्रेरकों का उपयोग यहां तक नोट कर ले पहले एक बार फास्ट। यस, का उपयोग पॉलीवाइनिल क्लोराइडों के निर्माण में किया जाता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइडों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट
लिथियम की कई संकुल लिथियम के कई संकुल जैसे LiB C6H5 का होल 4, LiAl C6H5 का होल 4 का प्रयोग फेनिल एल्किलीन हाइड्रोकार्बन बहुलकों के निर्माण में उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। एंड लास्ट फाइनल यूजेज, कई रासायनिक संश्लेषणों में जहां गिरनार अभिकर्मक का प्रयोग नहीं किया जा सकता वहां एल्किल लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो बच्चों ये यूनिट यहाँ पर इनके उपयोग के बाद में समाप्त होती है। ओके, तो आज का समापन यहीं पर होता है। हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। और अब हम इसी यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ओके, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। और आज का समापन यहीं पर करते हैं। आपने नोट कर लिया हो तो बताएं। हाँ सर, कर लिया सर। ओके बेटा, ओके।